और खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदरसा तजदीदकारी स्कीम के तहत चल रहे मदरसों की जांच का हुक्म दे दिया है ताकि हेरा फेरी को रोका जा सके। इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा एक कमेटी भी तश्कील दी है। कमेटी को जांच पूरी करने के लिए 15 मई तक का वक्त दिया गया है। जांच के तहत इमारत, अराजी, किरायानामा और मदरसों के स्टाफ और जेर तालीम तलबा की जांच की जाएगी। कमेटी मदरसों का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट 15 मई तक सौंपेगी। तो अहम खबर यूपी से, जहां उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मदरसा तजदीदकारी स्कीम के तहत चल रहे मदरसों की जांच का हुक्म दे दिया है। मकसद यही है इस जांच का कि हेरा फेरी को रोका जा सके। हुकूमत ने बाकायदा कमेटी तश्कील दे दी है। और नाज़रीन, चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कमर अली साहब, जो कि मेंबर हैं उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद के। कमर अली साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और जिस तरह से ये जांच का हुक्म दिया गया है और वजह पेश की जा रही है कि हेरा फेरी को, किसी भी तरह की बदउनवानी को रोका जा सके, आपका पहला रद्द-ए-अमल। देखिए, मदरसों में अच्छी शिक्षा हो और जो मकसद है माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, शिक्षा में सुधार की बहुत जरूरत है। तो उसी के तहत जो है कुछ शिकायतें आ रही थी, जैसे अमरोहा हो गया, गोंडा हो गया ना जिले से, उसमें शिकायत आ रही थी कि ये कहा जा रहा था शिक्षा जो है बच्चों को मिल नहीं रही है जी। तो जब विषय आया, क्योंकि मदरसा बोर्ड के पास 30 शिकायतें आती हैं जी, तो उसमें जब संज्ञान में आया तो बोर्ड ने ये फैसला किया कि शिक्षा में सुधार के लिए क्यों ना ये जांच के आदेश दे दिए जाएं। बहुत से मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं और उनको पुरस्कार भी दिया जाता है और बाकायदा प्रधानमंत्री जी भी मानी तारीफ करते हैं। मदरसों से अच्छे बच्चे भी निकल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लोग जो पैसा ले रहे हैं और पैसा लेने के बाद बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। जैसे कि पहले बच्चे जा रहे थे शिक्षा लेने के लिए, तो हुआ ये कि बीच में जाना बंद कर दिया। पूछा क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि टीचर नहीं आ रहे हैं, हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह से शिकायतें भी आई। तो शिक्षा में सुधार मेन मकसद है। किराएदारी को लेके जैसे था, कहीं कहीं विषय किराएदारी को लेके कहीं जगह ली है, किसी ने खाली कर दी है, तो इस तरह की शिकायतें भी बराबर आई। तो उनको संज्ञान लेते हमारे मदरसा बोर्ड ने जांच का आदेश दिया, शासन ने उसको संज्ञान लिया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चा पढ़े और मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि हम जो दीनी तालीम, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। दुनियावी तालीम, ये एजुकेशन जो है मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है। मॉडर्न एजुकेशन से मदरसे जुड़े हुए हैं 7442 जी, जो 7442 मदरसे जुड़े हैं मॉडर्न एजुकेशन से, उनमें काम भी अच्छा हो रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो, क्योंकि मुख्य धारा में लाना है मुस्लिम बच्चों को, मॉडर्न एजुकेशन इसीलिए दी जा रही है कि मुख्य धारा में आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दीनी और दुनियावी तालीम दोनों से आरास्ता करना है और उसी के बाद जो है मुस्तकबिल भी संवर सकेगा। कमर अली साहब, यहाँ पर ये बात भी कही जा रही है कि मदरसों ने तो शुरू से ही कहा है कि हमारा दरवाजे खुले हैं, आप यहाँ आकर किसी भी किस्म की जांच कर सकते हैं। फिर उसके लिए बाकायदा कमेटी जो तश्कील दी गई है, उसका क्या मायने निकाले जाए? देखिए, आप कमेटी जांच करके देगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। शिकायतें जब आती हैं तो उस कमेटी से सच्चाई भी तो सामने आती है। जो अच्छे मदरसे काम कर रहे हैं वो भी आपके सामने आएंगे, जो मदरसे गलत हैं, गलत से मतलब कुछ चंद लोग मॉडर्न एजुकेशन की, यहाँ क्योंकि 7442 मॉडर्न एजुकेशन की बात हो रही है, तो मॉडर्न एजुकेशन अगर उन बच्चों को मिल जाएगी तो कितना अच्छा रहेगा। आप सोचिए, मुख्यधारा में आ जाएंगे। क्योंकि जब उद्देश्य कोई चीज का होता है और कोई उद्देश्य में अगर बाधा डालता है, तो जो कुछ चंद लोग हैं जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग उन बच्चों के नाम पे पैसा ले रहे हैं और उन बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। तभी तो बात मदरसा बोर्ड के पास आई। जब आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मदरसे अच्छे काम करो उनको हम पुरस्कृत करेंगे। माननीय मंत्री जी हैं धर्मपाल सिंह जी, वो सम्मानित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो सम्मानित करेंगे। कमर अली साहब, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात यहाँ पर हमारे नाज़रीन तक पहुँच रही है। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि मदरसों के जो स्टाफ हैं, यानी जो वहाँ तालीम देते हैं या फिर जो ज़ेर तालीम तलबा हैं, उनकी भी जांच की जाएगी। इसको किस तरह से देखा जाए?
देखिए क्योंकि एक सुधार लाना है, जो सुधार जी। लाना है बहुत से लोग सुधार लाए हैं, क्योंकि उनको वक्त पे अगर जाएंगे तो बच्चे भी वक्त पे आएंगे। टीचर, क्योंकि टीचर की जिम्मेदारी होती है, जब टीचर वक्त पे जाते हैं तो बच्चे अपने आप वक्त पे आते हैं, और वक्त पे छुट्टी होगी तो वक्त पे ही बच्चे जाएंगे घर। जब टीचर ही नहीं आएंगे तो बच्चों को क्या तालीम मिलेगी? उनकी जांच होना बहुत जरूरी है। कमर जो अली साहब, टीचर क्या इस समय तरह पे की नहीं शिकायत बाकायदा मौसूल हुई है? ये जानना भी बेहद अहम है। जी बिल्कुल बिल्कुल हुई है। लोगों ने शिकायत दी हमारे मदरसा बोर्ड में, बाकायदा लिखित शिकायत आई है लोगों की, उन लोगों ने लिखित शिकायत करी है। बाकायदा जब कोई बोर्ड फैसला करता है तो लिखित शिकायत पे ही करता है। हमारे पास लिखित शिकायत है। हमारे यहाँ 8 दिसंबर को बैठक हुई, उसके बाद अभी 23 मार्च को बैठक हमारे यहाँ हुई है मदरसा बोर्ड की, जी जी 24 तारीख को बैठक हुई है। जी। तो लगातार बैठकें हमारे क्या हो रही हैं मदरसा बोर्ड को लेके और शिक्षा में सुधार के लिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है। और आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एजुकेशन को लेकर जी बिल्कुल, तो तालीम को बेहतर बनाना अहम मकसद है इस मदरसों की जांच का, और इस पर लगातार हम आपसे आपका रिएक्शन भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली साहब तमाम तर बातें हमारे नाज़रीन के सामने रखने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे कमर अली साहब जो कि मेंबर हैं उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद के, जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस जांच का मकसद यही है कि किसी भी तरह की बदउनवानी को रोका जा सके, तालीम को बेहतर बनाया जा सके। जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे पास कुछ महीने पहले जो लहर आई, उस लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल्स खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही है, लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें।
हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार साथियों लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है।
लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी की कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर तमाम वुज़रा आला के साथ बेहद अहम मीटिंग। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उस पर अमल आगे भी करते रहना होगा। ये खबरें, कुछ और खबरें, एक छोटा सा ब्रेक। और अब नजर डालेंगे दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, एमसीडी की निंदामी कार्रवाई के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी यानी आप का एहतजाज जारी है। एमसीडी की निंदामी कार्रवाई के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। तो दिल्ली से बेहद अहम खबर, सीधे रुख करेंगे हमारे साथी रचना का। रचना, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर क्या कुछ सूरत हाल? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई जहांगीरपुरी से, और जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के एमसीडी, जो साउथ एमसीडी है, ईस्ट एमसीडी है, वहां पे लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि एमसीडी मेयर का कहना है कि जहां पर भी अवैध रूप से अतिक्रमण होगा उसको लेकर कार्रवाई की जाएगी, और ये पहले भी की जाती थी। और अब जहांगीरपुरी की घटना के बाद से ये कार्रवाई में थोड़ी तेजी जरूर देखी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से ये भी कहा गया था कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उन्होंने अवैध रूप से जो अतिक्रमण किया हुआ है उनको हटाने के लिए, या किसी भी तरीके के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एमसीडी अपनी कार्रवाई लगातार करती है, और उसी के चलते ये कार्रवाई हो रही थी। और आज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है उसके विरोध में। उनका कहना है कि यहाँ पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत रूप से की जा रही है। तो आरोप प्रत्यारोप भी हमने देखे और प्रदर्शन पर भी ये बात पहुंच चुकी है। तो अभी देखना होगा कि किस तरीके से आगे ये जो बुलडोजर है वो रुख इख्तियार करता है। जी रचना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। अलवर में इन्हदामी कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी और हिंदू तंजीमों ने आज आक्रोश रैली निकाली है। रैली में रियासत भर के साधु संतों ने भी शिरकत की। रैली में शामिल अफराद ने 300 साल कदीम मंदिर मुनहदिम किए जाने की मुखालिफत की। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। एक और अहम खबर, 100 से ज्यादा साबिक नौकरशाहों यानी ब्यूरोक्रेट्स ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक ओपन लेटर यानी खुला खत लिखा है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से नफरत की सियासत को खत्म करने की अपील की है। खत में लिखा गया है कि जिस तेजी के साथ हमारे मेहमानों के जरिए तैयार करदा आईनी इमारत को तबाह किया जा रहा है, वो हमें बोलने और अपना गुस्सा और दर्द जाहिर करने के लिए मजबूर करता है। अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के खिलाफ हालिया कुछ बरसों के दौरान हुए तशद्दुद का हवाला इस खत में दिया गया, और इस बहुत समाजी खतरे पर वज़ीर-ए-आज़म की खामोशी पर सवाल उठाए गए हैं। इस खत पर जिन लोगों के दस्तखत हैं उनमें साबिक सलामती मुशीर शिवशंकर मेनन, साबिक खारजा सेक्रेटरी सुजाता सिंह, साबिक दाखिला सेक्रेटरी जी.के. पिल्लई, दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग समेत 108 नुमाइंदा शख्सियात शामिल हैं। साबिक नौकरशाहों ने ये ख्वाहिश की है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल में जानिबदाराना रवैये से बालतर होकर नफरत की सियासत को खत्म करने की अपील करेंगे।
उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात से कर्नाटक के मुसलमान सबक सीखें। बेंगलुरु में जेडीएस के नए रियासती सदर सीएम इब्राहिम ने ये तमाम बातें कही हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि यूपी के इंतखाबात के बाद ये बात साफ हो गई है कि मुल्क में कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाम नहीं है। बेंगलुरु में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर एन जावेदुल्ला से मुलाकात के बाद सीएम इब्राहिम ने ये तमाम बातें कही। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। मैं 2 साल से कौम को बोल रहा था, लेकिन लोग मुझे समझे नहीं। आज मैं जो उस दिन बोला सच साबित हो रहा है। हिंदुस्तान की सियासी नक्शे में मुसलमान का वजूद ख़त्म हो गया। बगैर मुस्लिम भी हम आ सकते हैं, ये साबित कर दिए। वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से और सेक्युलर पार्टियों की हिमाकत की वजह से यूपी की हालत कोई भी कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम बनी है। 30 सीट मुलायम सिंह के बेटे के कांग्रेस की वजह से गए, 20 सीट एमआईएम की वजह से गए, 30 सीट मायावती की वजह से गए। अगर ये पूरे इकट्ठा होते तो जो है यूपी का रिजल्ट कुछ और होता। मैं बोल रहा था कि भाई कांग्रेस खत्म हो गई। सोनिया गांधी की बेटी इंदिरा गांधी की चेहरे वाली को 2 साल से उतारे तो भी 2 सीट आई वहाँ 400 में। यहाँ कौन से चेहरे के लिए उतर रहे तुम्हें। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।